Find out the output voltage by using mesh analysis. 2 milliampere, 4 milliampere, 4K, 2K, 4K, 6K, 3 volts. Find out output voltage by using mesh analysis. पहला स्टेप क्या है जी? वेरी सिंपल, हमेशा की तरह हमारे लिए I1, I2, I3. Any information which is available from the circuit. Yes, there is vital information available from the circuit. From the circuit, I1 is equal to 4 milliamperes and I2 is equal to minus 2 milliamperes. I1 is equal to 4 milliamperes and I2 is equal to minus 2 milliamperes. अच्छा जी, ये I1 4 मिलियम्पेयर और I2 माइनस 2 मिलियम्पेयर है। मैंने I1 को प्लस 4 मिलियम्पेयर, I2 को माइनस 2 मिलियम्पेयर लिखा। इसको माइनस 2 क्यों लिखा? इसको प्लस 2 क्यों नहीं लिखा, या इसको माइनस 4 क्यों नहीं लिखा? तो आपने चीज को ना गौर से भी देखना। आप देखिए I1 ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, और जब ये यहां पर आया तो किस तरह को फ्लो कर रहा? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा। I1 देखिए घुमा 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 यहाँ पे आया और इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा। ठीक है, तो इस ब्रांच की करंट क्या हो गई? I1 हो गई। लेकिन इस ब्रांच में करंट कौन सी फ्लो कर रही है? 4 मिलियम्पेयर फ्लो करेगी, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करवा रहा है? वो 4 मिलियम्पेयर फ्लो करवा रहा है। इस ब्रांच में करंट यहां से अगर हम देखें तो I1 फ्लो कर रही है, अगर हम यहाँ पे देखें करंट सोर्स लगा हुआ तो 4 मिलियम्पेयर फोर्स करवा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? इस ब्रांच में करंट कितनी है? 4 मिलियम्पेयर का गिवन है, तो यहां से रिड्यूस कर सकते हैं I1 इक्वल टू 4 मिलियम्पेयर। अब यहाँ पे देखिए I2 के केस में, अब I2 आपकी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की, अब वो देखिए कहां से जा रही है? फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप। देखिए ये 2 मिलियम्पेयर करंट है इस ब्रांच में जो करंट सोर्स के फ्लो कर रही है फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। इसका मतलब क्या है? ये करंट सोर्स और ये जो I2 ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब ये भी उस ब्रांच में फ्लो कर रही है, ये भी उसी ब्रांच के अंदर ही फ्लो कर रही है। ठीक हो गया जी, ये दोनों एक ही ब्रांच में फ्लो कर रही है करंट से। यहाँ पे ये दोनों एक ही ब्रांच में, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एक ही ब्रांच में दोनों फ्लो कर रही है ना, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, लेकिन दोनों क्या आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से मैंने I2 को यहाँ पे माइनस 2 मिलियम्पेयर लिखा। अब आप ये ना बोलिए कि यहाँ पे हम I2 को काउंटर क्लॉकवाइज कर लेते हैं, तो फिर I1 काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर आपने क्लॉकवाइज करा तो पूरा सर्किट में क्लॉकवाइज होगा। अगर एक को काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो बाकी सर्किट में सारे काउंटर क्लॉकवाइज करना पड़ेगा आपको। देखिए ये करंट सोर्स है, ठीक है जी, ये कितनी करंट है? 2 मिलियम्पेयर। ये कहां से? फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम, और I2 क्या है? फ्रॉम बॉटम टू दी टॉप। ठीक है जी, सो फ्रॉम हियर वी कैन डिड्यूस दैट I2 इज इक्वल टू माइनस 2 मिलियम्पेयर, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिंग है। तब इस समय एक ही अननोन रह गया, वो क्या? I3। तब हमने क्या करना? हमने I3 के ऊपर KVL अप्लाई करना। तो मैंने I3 पर KVL अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिख दिया जी I1, फिर लिख दिया I2, फिर लिख दिया I3। अब I3 जब देखिए इसमें ये वाला वोल्टेज सोर्स है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आया इसका, तो यहां पे आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस। I3 को अप्लाई कर रहे हैं, सो I3 पॉजिटिव, I2 भी नेगेटिव एंड I1 भी नेगेटिव। अब I1 और I3 में कॉमन रेजिस्टर देखना, वो ये 2K रेजिस्टर है। इसमें से I1 भी फ्लो कर रही है और I3 भी फ्लो कर रहा है। बस I1 भी फ्लो कर रहा है और I3 भी फ्लो कर रहा है यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ? दिस विल बिकम 2K।
अब हमने देखना I2 में और I3 के दरमियान कॉमन कौन सा, वो ये 4K है। इस 4K में से I2 भी फ्लो कर रहा है, I3 भी फ्लो कर रहा है। So यहाँ पे क्या आ गया 4K। अब I3 कौन कौन सा रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, I3 फ्लो कर रहा है 2K में से, 6K में से और 4K में से। यहाँ पे आ गया 2K प्लस 6K प्लस 4K। अब इसमें कितने अननोन्स हैं, सिर्फ एक अननोन है I3। I1 की वैल्यू 4 मिली एम्पियर, I2 की वैल्यू -2 मिली एम्पियर। सो बाय सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ I3 will be equal to 0.25 milliamperes. By solving, the value of I3 will be equal to 0.25 milliamperes. ठीक हो गया जी, ठीक है। अब V0 की वैल्यू क्या होगी, अब V0 की वैल्यू क्या होगी आपके लिए, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है आप लोगों के लिए कि यार इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे लिए। इतना ट्रिकी पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर गौर करें तो आप इस V0 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस 6K का क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, इस 6K का क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, 6K इंटू I3। इट शुड बी इक्वल टू 6K इंटू I3। इस 6K के थ्रू वोल्टेज क्या होनी चाहिए, 6K इंटू I3। तो V6K आपके पास क्या हो गया, 6K इंटू I3 इज इक्वल टू, ये हम करके देख सकते हैं जी, 0.25 इंटू 6, so this is equal to 1.5 volts, 1.5 volts। ठीक है जी, D6 से कितना आ गया, जब आपके पास आ गया 6K इंटू I3 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स। और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, इस 1.5 वोल्ट की पोलैरिटी क्या होगी, क्या ये होनी चाहिए कि ये होनी चाहिए आपके पास, ये रेड वाली होनी चाहिए कि ब्लू वाली होनी चाहिए आपके पास। V6K तो आ गया, इस 6K में से सिर्फ एक करंट फ्लो करी, वो कौन सी फ्लो करी, I3। तो मैंने लिख लिया 6K इंटू I3 इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स। अब इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव ऊपर होना चाहिए, नेगेटिव नीचे नहीं, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नीचे होना चाहिए। By the passive sign convention, the current enters the positive terminal for the resistor and leaves from the negative terminal. So इसका मतलब क्या हुआ, this is the right polarity and this is the wrong polarity। V6K किस तरह आया, 6K इसमें जोर से भी करंट फ्लो कर रही है इंटू I3। तो मैंने किया 6K इंटू I3 इक्वल 1.5। अब इस 1.45 वोल्ट की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नीचे। क्यों, I3 कहां फ्लो कर रही है, फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। तो ऊपर पहले पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नीचे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अगर ऊपर नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी अगेंस्ट द पैसिव साइन कन्वेंशन। फॉर द पैसिव साइन कन्वेंशन वी नो दैट द करंट शुड एंटर द पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल। और I3 क्या फ्लो कर रही है, फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम फ्लो कर रही है आपके पास। ठीक है, सो इट शुड एंटर, पहले पॉजिटिव में जाए फिर नेगेटिव में आ जाए। अब हमने 6K की पोलैरिटी तो निकाली, वो क्या आ गई, यहाँ पे आपके पास आ गई जी 1.5 वोल्ट्स। ठीक है जी, पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। अब ये V0 की वैल्यू क्या होगी, मैं यहां पर एक मैश क्रिएट करता हूं, मैश A। इस A के ऊपर KVL अप्लाई करते हैं, इस A के ऊपर KVL अप्लाई करते हैं बात, तो क्या आएगा आपके पास, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया V0 का, तो मेरे पास आ गया प्लस V0। फिर मैं आगे गया, घुमा 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 घुमा, और इस 3 वोल्ट का पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो ये +3 हो गया। आगे इस 1.5 वोल्ट का पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है मेरे पास, सो ये हो गया -1.5 वोल्ट इज इक्वल टू 0। 3 में से 1.5 निकाला तो आपके पास क्या आ गया, 1.5। सो V0 इज इक्वल टू -1.5 वोल्ट। 3 में से 1.5 गया तो 1.5 आ गया, जब राइट हैंड साइड पे गया तो ये -1.5 वोल्ट्स हो गया आपके पास। सो V0 will be equal to -1.5 volts। V0 will be equal to -1.5 volts।
एक और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड आउट द वोल्टेज फॉर द 4 मिली एम्पेयर सोर्स। फाइंड आउट द वोल्टेज फॉर द 4 मिली एम्पेयर सोर्स। वो कौन सा 4 मिली एम्पेयर सोर्स है? वो ये है 4 मिली एम्पेयर सोर्स। वो कौन सा है जी? वो ये है 4 मिली एम्पेयर सोर्स। इसलिए मैंने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब मुझे वोल्टेज, बस कैसे वोल्टेज फाइंड आउट करें, अब उसकी पोलैरिटी मैंने खुद बनानी है। ठीक है जी, तो उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? लेट मी से दैट दिस इज V4। लेट मी से दैट दिस इज V4। अब ये V4 की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? बाय द पैसिव साइन कन्वेंशन हमें पता है, फॉर द सोर्सेस द करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव एंड एंटर्स इन द नेगेटिव। So, इसकी पोलैरिटी होनी चाहिए ये आप होता है ना, करंट सोर्स में से करंट पॉजिटिव में से निकलेगी, नेगेटिव में उसके अंदर एंटर होगी। सो V4 की पोलैरिटी होनी चाहिए आपके पास ये। ठीक है, V4 की पोलैरिटी तो आपने बना ली। ठीक हो गया जी। अब आपके पास एक काम रह गया, अब आपने V4 की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो V4 की वैल्यू किस तरह निकलेगी आपके पास? V4 की वैल्यू आपके पास किस तरह आएगी? ठीक है जी, ये क्रूशियल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वो वापस किस तरह आएगी? तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कहना जी I1 के ऊपर KVL अप्लाई करना। और किस तरह KVL अप्लाई करना? जिस तरह हमेशा से करते हैं आए हैं। ठीक है जी, किस तरह? पहले लिखा I1, फिर लिखा I2 और फिर लिखा I3। I1 के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो I1 पॉजिटिव, I2 भी नेगेटिव और I3 भी नेगेटिव आपके पास। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब हमने देखना है कि I1 कौन कौन सा रेजिस्टर में से फ्लो कर रहा है। वो फ्लो कर रहा है 2K में से 4K में से। तो यहां पे आ जाएगा 2K प्लस 4K। फिर I1 और I2 दोनों कॉमन रेजिस्टर कौन सा? ये 4K में से I1 भी फ्लो कर रहा है और 4K भी फ्लो कर रहा है। तो यहां पे आ गया जी 4K। फिर I1 और I3 के दरमियान कॉमन रेजिस्टर कौन सा? I1 और I3 में कॉमन रेजिस्टर कौन सा? वो अब हमने देख लेना। इस 2K में से I1 भी फ्लो कर रहा है और I3 भी फ्लो करते हैं। यहां पे क्या आ गया? 2K। लेकिन जब मैंने इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं की, वजह क्या है? उसकी वजह कि ये जो तीनों हैं ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप। ये जो वोल्टेज है ये कहां पे गई? अब आप यहां पे देखिए, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है आपके पास। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा -V4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब आप कितने अननोन है क्वेश्चन नंबर? सिर्फ एक अननोन है, और वो कौन सा? V4। I1 की वैल्यू भी गिवन है, I2 की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास I3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। तो आपका सिर्फ एक अननोन है, सिर्फ वो क्या है जी? V4। तो आप इसकी वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। So by solving, the value of V4 will be equal to 31.5 volts. 31.5 volts. ठीक हो गया जी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही, तो आप मेथड 3 के ऊपर चले जाइए। अप्लाई KVL टू I1। उसमें क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आए आप। सबसे पहले ये करंट सोर्स आया, इसकी वोल्टेज कितनी है? -4, -V4। तो आ गया -V4। फिर आ गया +2K प्लस 2K। I1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो I1 पॉजिटिव, और फिर देखें इसमें से इस 2K में से कोई करंट फ्लो कर रही है, जी फ्लो कर रही है। कौन सी कर रही है? I3। तो यहां पे आ गया -I3 प्लस ये 4K आ गया आपके पास। I1 लिख लिया मैंने पॉजिटिव, इसमें से कोई और करंट फ्लो कर रही है, इस 4K में से जी I2 फ्लो करे, तो आ गई -I2 इज इक्वल टू 0। देखें इस लूप के अंदर इस I1 जो मैश है, इसमें 3 ही वोल्टेजेस होनी चाहिए। एक ये करंट सोर्स की जो V4, एक इस 2K की वोल्टेज और एक इस 4K की वोल्टेज। 3 वोल्टेजेस होनी चाहिए। ये देखिए यहां पे मैंने 3 वोल्टेजेस लिखी हैं। ये आ गई करंट सोर्स की, ये आ गई इस 2 किलो ओम रेजिस्टर की, और ये 4K आ गई आपके पास इसकी। ये तीनों वोल्टेज जब आपस में इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके अंदर से भी आपका आंसर यही आएगा, V4 इक्वल टू 31.5। ये इक्वेशन लिखिए बाय इंस्पेक्शन, लेकिन इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 टर्म्स हैं।
तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स लगे हैं तो ये 4 टर्म्स के आपस में एड अप हो रही हैं। वो क्योंकि हम यहाँ पे एक स्टेप खा गए हैं। ये जो स्टेप होता है ये थर्ड मेथड में हम जो करते हैं, उसके बाद जब सिंप्लीफाई करो वापस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब I1 और I2 और I3 वाली टर्म्स अलग अलग करेंगे तो आपको इक्वल क्वेश्चन आ जाएगी आपके पास। लेकिन अगर आप मेथड 3 के थ्रू करेंगे तो आप लोगों को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है। अच्छा यार 3 कंपोनेंट्स और 3 ही वोल्टेजेस हैं। इस वजह से मैंने आपको बार बार बोला था, मैंने से स्टार्ट भी किया था कि आई वुड हाईली रिकमेंड टू फॉलो मेथड 3। ठीक है, क्योंकि बड़ा लॉजिकल सा है, वो सब आपको वोल्टेज ड्रॉप्स नजर आते हैं और आप उसको कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी नजर करता हूं तो इस वजह से मैं इंस्ट्रक्शन के थ्रू अप्लाई कर देता हूं। ठीक है जी, आप बार अगर इस तरह करेंगे तो मेथड 3 से आपका गलती की गुंजाइश बड़ी कम हो जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है जी, सब हमने देखा, हमने 2 एग्जांपल्स करके देखी हैं जिसके अंदर हमने जब करंट सोर्स आता है तो हमने उसको देखा है कि उसको हमने किस तरह डील करना होता है इन आवर मैश एनालिसिस।